एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस मैथ्स के क्लास में। तो आज के वीडियो हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड को पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो भी जो था वो ज्योमेट्रिकल मेथड का ही था। वहाँ पे हमने देखा कि किसी भी पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से उसका ग्राफ बना के हम लोग सोल्यूशन को जानते हैं, निकालते हैं। तो इस वीडियो हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अपने से स्टार्ट करते हैं। हम लोग कुछ टर्म है वो यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। जैसे हमारे पास देखिए, हम लोग लीनियर पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। तो पहले हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं कि जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है, अगर हम लोग जनरल फॉर्म देखा जाए तो a1x b1y और प्लस c1 इक्वल टू क्या होगा? 0। और एक होता है a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इन्हीं दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करके करना होता है कि वहाँ पे कितने सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। अब हमको यही सब पता करना होता है। देखिए, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन समझ में आया? जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। और जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, तो वहाँ पे होता है नो सॉल्यूशन। तो वहाँ पे होता है पैरेलल। देखिए, ये है पैरेलल, दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। तो सॉल्यूशन क्या होता है? नो सॉल्यूशन। क्लियर? इस बातों को आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो चल रहा है आप लोग उसको ध्यान से देखिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग समझ में आया? ये हो गया इंटरसेक्टिंग और यहाँ पे हो गया पैरेलल। अब आता है थर्ड वाला कि जब दो लाइन एक दूसरे पे कॉन्साइड हो जाए। एक दूसरे पे क्या हो जाए? कॉन्साइड। जैसे हमारे पास एक लाइन ये है और इसी लाइन पे एक लाइन और सुपर इम्पोज्ड हो जाए, यानी एक लाइन है और दूसरी लाइन भी इसी लाइन पर से ही जाए। दूसरी लाइन भी क्या हो? इसी लाइन पर से जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्साइडेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्साइडेंट। समझ में आया? या फिर कॉन्साइड बोलते हैं। तो कॉन्साइड वाले केस में क्या होता है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है थर्ड वाले केस में। जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इंटरसेक्टिंग बोलते हैं, वहां पे यूनिक सॉल्यूशन। जब लाइन पैरेलल होती है तो नो सॉल्यूशन, और जब लाइन कॉन्साइडेंट होती है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो मैंने बताया था कि जहां पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। जहां पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो वो कंसिस्टेंट, जहां पे हमको सॉल्यूशन मिले, एक ठो मिले, दो ठो मिले, चार ठो मिले, इनफाइनाइट ठो मिले, तो वहां पे कंसिस्टेंट। तो इस वाले केस में भी क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट होगा। ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है। ये ऑलवेज क्या होगा? कंसिस्टेंट होता है। और इसी को बोलते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। क्लियर? अब जहां पे सॉल्यूशन न मिले, जहां पे सॉल्यूशन न मिले, जैसे यहां पे हमको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। अब देखिए, जैसे हमारे पास दो लाइन दिया हुआ है, उन बोले कि वो दोनों लाइन को आप लोग ऑब्जर्व करिए और बताइए कि वहां पे कितने सॉल्यूशन होंगे। अगर सिर्फ इतना पूछ ले कि कितने सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन होंगे, जीरो होंगे या फिर इनफाइनाइट होंगे, तो हमको सॉल्व तो करना नहीं है ना कि सॉल्व करके हम निकालेंगे भाई एक सॉल्यूशन निकला, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकला, जीरो सॉल्यूशन निकला। तो उसके लिए हमारे पास कुछ
तरीके हैं करने के लिए। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास हर एक कुछ इक्वेशन देगा, वहाँ पे 2 इक्वेशन आपको देगा। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, लीनियर इक्वेशन पहला, लीनियर इक्वेशन दूसरा, और बोलेगा इन्हीं दोनों इक्वेशन को देखिए और बताइए, इन दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करिए या फिर सॉल्व करिए कि लाइन कौन सा केस बनाता है, कि इनफाइनाइट में नहीं सोल्यूशन देगा, कि वन यूनिक सोल्यूशन देगा, कि या फिर नो सोल्यूशन देगा। देखिए जब 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो कंडीशन होता है A1/A2, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब 2 लाइन क्या होती हैं, जब 2 लाइन इंटरसेक्टिंग होती हैं तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। जैसे एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं आपको, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एग्जांपल लिया था एक, कि x + y = 4 और हमने लिया था x - y = 2। हमने यही एग्जांपल लिया था। अब और वहाँ पे जब फिगर हमने बनाया था तो वहाँ पे इंटरसेक्टिंग था। अब देखिए यहाँ पे अगर पहले इक्वेशन से A1 निकालेंगे तो A1 = कोफिशिएंट ऑफ x 1, और दूसरे से A1 निकालेंगे तो कितना आएगा 1, और A2 निकालेंगे यहाँ से B1, पहले B1 A1 यहाँ पे A2 है जी, A2 अगर यहाँ पे निकालेंगे B1 तो B1 y का कोफिशिएंट 1, और B2 जो है नीचे वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा -1। अब इन्हीं दोनों का रेशियो लेते हैं, A1/A2 करेंगे तो 1/1 आएगा, और B1/B2 करेंगे तो 1/-1 आएगा। अगर इसको देखेंगे तो ये तो हो जाएगा 1, और इसको देखेंगे तो ये -1। तो A1/A2 जो है क्या वो B1/B2 के इक्वल है? नहीं है, क्योंकि A1/A2 = 1 आया है और B1/B2 = -1। तो 1 और -1 कभी इक्वल नहीं होते हैं। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाएगा। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। समझ में आया? तो ऐसे हम लोग रेशियो को निकाल के हम लोग बताएंगे कि वहाँ पे लाइन जो है इंटरसेक्टिंग है कि इंटरसेक्टिंग नहीं है। अब देखिए जब लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं होगा तब क्या होगा? या तो पैरेलल होगा या तो कॉन्साइडेंट होगा, यही होगा। और पैरेलल के लिए कंडीशन होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये होता है पैरेलल के लिए कंडीशन। देखिए इंटरसेक्टिंग के लिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, पैरेलल के लिए होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। अब आता है कॉन्साइडेंट के लिए, तो वहाँ पे होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू C1/C2 होता है। जब लाइन एक दूसरे पे कॉन्साइडेंट होती हैं तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है। समझ में आया? तो इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? चलिए अच्छी बात है। फिर से जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती हैं या फिर यूनिक सॉल्यूशन बोले या फिर कंसिस्टेंट बोले तो इसको लगा। देखिए अब आप लोग बोलेंगे सर कंसिस्टेंट बोलेगा तो इसको भी किसको लगाना है? किसको लगाना है? तो ऐसे केस में यहाँ पे कंसिस्टेंट बोलेगा तो यहाँ पे बोलेगा डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। क्या बोलेगा? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट बोलेगा, या फिर कॉन्साइडेंट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बोलेगा। देखिए जब लाइन इंटरसेक्टिंग बोले तब इस रेशियो को लगा सकते हैं। अगर ये बोले कि कोई इक्वेशन दिया, जैसे ये इक्वेशन दिया है, चेक दीज आर इंटरसेक्टिंग, हमको चेक करना है क्या ये इंटरसेक्टिंग है। तो इंटरसेक्टिंग की बात आ गई तो इंटरसेक्टिंग वाला केस लगाएंगे। अगर वो केस को होल्ड करेगा तो इंटरसेक्टिंग होगा, अगर केस को होल्ड नहीं करेगा, केस को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो इंटरसेक्टिंग नहीं होगा। बोलेगा ना यहाँ पे जैसे कोई दिया है क्वेश्चन, आपको दिया है यहाँ पे दे दिया 5x + ay -7 = 0 और दूसरा है 6x + 3y + 5 = 0। बोलेगा कि ये दोनों जो लाइन हैं
ये दोनों यूनिक सॉल्यूशन रखते हैं। क्या रखते हैं? यूनिक सॉल्यूशन रखते हैं। तो बताइए ए की वैल्यू क्या होगी? अगर ये दोनों यूनिक सॉल्यूशन रखते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन वाला कंडीशन को होल्ड करेंगे, और यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन जो होता है वो होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। क्लियर? यही होता है। अब देखिए a1 की वैल्यू कितनी है? 5। a1 समझिए यहाँ से, a1 देखिए पहले इक्वेशन में a1 b1 c1, a1 x का कोफिशिएंट, b1 y का, c1 कांस्टेंट। दूसरे में a2 b2 c2, a2 x का कोफिशिएंट, b2 y का कोफिशिएंट, c2 कांस्टेंट। तो यहाँ पे a1/a2 की अगर a1 की बात होगी तो 5/6 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? b1 कितना है? a, और ये है 3 है। ये अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 डिवाइड बाई 6 नॉट इक्वल टू a, ये 1 जा और ये 2 जा। इसका मतलब कि जो है 5/2 नॉट इक्वल टू a। इसका मतलब a की जो वैल्यू है वो 5/2 नहीं होना चाहिए। जो a की वैल्यू है वो 5/2 नहीं होना चाहिए। अगर a इक्वल टू 5/2 हो गया तो वो इंटरसेक्टिंग को नहीं रखेगा। तो यहाँ पे अगर वो इंटरसेक्टिंग को रखता है, अगर इंटरसेक्ट करता है, यूनिक सॉल्यूशन रखता है, तो a की वैल्यू कितना होगा? नॉट इक्वल टू 5/2। इसका मतलब देखिए a नॉट इक्वल टू 5/2 का मतलब a की वैल्यू 5/2 नहीं होगा, बाकी सब होगा। 5/2 की जगह कुछ भी लेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा, बस 5/2 सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये इस तरीके से आ गया। और इस तरीके से सीबीएसई बोर्ड में, यूपी बोर्ड में और भी बोर्ड में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आया? ऐसे दोनों इक्वेशन में एक में क्या देगा? कोई वेरिएबल दे देगा, ए बी सी दे देगा, के दे देगा, एम देगा, एन देगा, बोलेगा भाई इंटरसेक्टिंग रखते हैं तो इसकी वैल्यू बताओ, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन रखते हैं तो इसकी वैल्यू बताओ, पैरेलल है तो इसकी वैल्यू बताओ। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना होता है। एवरीवन क्लियर? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का हुआ इंटरसेक्टिंग कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं पैरेलल पे। इंटरसेक्टिंग पे हुआ फिर से। इंटरसेक्टिंग के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। क्लियर? चलिए अब आते हैं पैरेलल में क्या होता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब इसी पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसी पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। देखिए जैसे हमारे पास दो इक्वेशन दे दिया, 5x + 3y और -7 इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो गया 10x + 6y और +8 इक्वल टू 0। ये दो हमारे पास इक्वेशन आ गए, दो इक्वेशन आ गए। अब हमको चेक करना है कि ये पैरेलल है कि नहीं। अगर इस केस में को होल्ड करेंगी तो ये पैरेलल हो जाएंगी। अगर a1/a2 की वैल्यू निकाला जाए, a1/a2, तो a1 है 5, a2 कितना है 10, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, और b1/b2 की अगर वैल्यू निकाली जाए तो 3/6 हो जाएगा, और ये कटने पे कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। और c1/c2 की वैल्यू को निकाला जाए तो ऊपर हो जाएगा -7, नीचे हो जाएगा 8। देखिए कांस्टेंट क्या है? -7 ना। यहाँ पे कितना है देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे सर c1/c2 नहीं निकाले हैं, तो इसमें भी नहीं निकाले हैं, उसके कोई बात नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अभी तक। तो c1/c2 कितना होगा? -7/8 हो गया। अब देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 दिखा रहा है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। 1/2 इक्वल, इसका मतलब a1/a2 इक्वल टू क्या हो गया? b1/b2। अब बताइए क्या c1/c2 1/2 है? नहीं। तो लिखेंगे नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब ये दोनों जो इक्वेशन दिया गया है वो क्या है? पैरेलल है। और जब पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन। क्या होगा? जब पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट होगा। एवरीवन क्लियर? तो ये रहा हमारा पैरेलल वाली केस कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अपने थर्ड केस पे, कॉन्साइडेंट पे या फिर कॉन्साइड पे आते हैं।
ये हो गया। अब देखिए कॉन्साइडेंट पे इक्वेशन आएगा जैसे 3x + 2y और +4 = 0 और 6x + 4y और +8 = 0 ना। आप लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन तो सेम वही है, इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये पूरा आ जाएगा। तो कॉन्साइडेंट में ऐसे ही केस बनता है, दो अगर किसी इक्वेशन में एक नंबर से मल्टीप्लाई करे तो दूसरे इक्वेशन के बराबर आ जाता है। अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो यहाँ पे a1/a2 कितना आएगा, 3/6 कट करेंगे तो 1/2 1 जा 2 जा, और b1/b2 निकालेंगे तो 2/4 कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। क्लियर। और c1 अगर c2 निकालते हैं तो यहाँ पे 4 है, नीचे कितना है 8, कट करेंगे तो 1/2। और ऐसे केस में a1/a2 = b1/b2 = क्या होता है, c1/c2। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। समझ में आया। ऐसे केस में a1/a2 = b1/b2 = क्या होता है, c1/c2 होता है। तो ये रहा कॉन्साइडेंट का केस। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ों को हम लोग और सीख लेते हैं इसमें। अब जैसे मैं कुछ क्वेश्चन को लेता हूं, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0 है, और इसका सेकंड है 7x + 6y - 9 = 0 है। और दूसरा क्वेश्चन है 9x + 3y और +12 = 0, और इसका इक्वेशन दूसरा है 18x + 6y और +24 = 0। और तीसरे की बात कर ली जाए तो तीसरा जो है, कहाँ पे राइट करिए यार, 1 सेकेंड। चलिए 2 को सॉल्व कर दें तब तीसरे को देखते हैं। और क्वेश्चन ये आपका एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी से करा दे रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी अभी फिर से होगा। ये तो था बस समझने के लिए कराया जा रहा है, इसके बाद इतना अच्छे से प्रैक्टिस किया जाएगा ना तो आप भी याद रखोगे कितने अच्छे से आपका लीनियर इक्वेशन कंप्लीट हो गया, आपको समझ में भी आ जाएगा और ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में दिया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2, यानी रेशियो वाला फॉर्मूला लगाइए, कंपेयर करिए। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट पैरेलल और कॉन्साइडेंट। हमको ये चेक करना है कि ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उसमें इंटरसेक्ट कौन करता है, पैरेलल कौन है, कॉन्साइडेंट कौन है। तो यही हमको तीनों केस को पता करना है। तो यहाँ पे अगर a1/a2 निकालें, पहले क्वेश्चन में अगर a1/a2 निकालें तो a1 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। तो a1 आ जाएगा 5, a2 आ जाएगा 7 हो गया। एवरीवन क्लियर। बहुत अच्छी बात, आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए अब b1/b2 निकालते हैं। तो b1 कितना है, -4, साइन के साथ में लेना है। जनरल इक्वेशन में जो हमारा जनरल इक्वेशन है या फिर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें माइनस नहीं होता, तो यहाँ पे अगर माइनस में है तो वो जो कोफिशिएंट है उसको माइनस में लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो b1 है, b1 कितना हो जाएगा -4 और b2 कितना हो जाएगा 6। और c1/c2 की बात की जाए तो 8/9। अब देखिए कोई इक्वल है 5/7 -4/6 8/9, यही तो बस कटेगा, लेकिन सब आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1/a2 जो है वो भी नॉट इक्वल टू b1/b2 हो रहा है, और वो भी नॉट इक्वल टू c1/c2 हो रहा है। समझ में आया। तो ये कहाँ पे होता है, आप बोलोगे सर ये तो कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता ना, होता है इंटरसेक्टिंग में। देखिए इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 उतने से पता चल जाता है, तो नॉट इक्वल टू c1/c2 लिखने की नौबत नहीं आती है। क्लियर है।
बस अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हुआ तो C1/C2 निकालने की जरूरत नहीं है, उतने में आपको पता चल जाएगा कि वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। तो यहाँ पे ये जो पहला एग्जाम्पल, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का है, वो क्या है, क्या होगा, इंटरसेक्टिंग। देखिए पैरेलल में क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। कॉन्साइडेंट में क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो पैरेलल और कॉन्साइडेंट में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होता है, लेकिन इंटरसेक्टिंग में A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। सेकंड पे आते हैं, अगर A1/A2 निकाला जाए तो होगा 9/18 और इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 1/2 और B1/B2 कितना आएगा, 3/6। इसको कट करेंगे तो 1/2 आएगा और C1/C2 कितना आएगा, 12/24। कट करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। क्लियर है। अब करते हैं A1/A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यहाँ पे यही देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि जब तीनों आपस में 1/2 1/2 1/2 है तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, और इसी को बोला जाएगा कॉन्साइडेंट। क्या हो जाएगा, कॉन्साइडेंट। अब इसी तरीके से थर्ड वाला भी क्वेश्चन था, आप लोग एनसीईआरटी से एग्जाम्पल से करिए, रेशियो को कंपेयर करके बताइए कि वहां पे किस तरीके का सॉल्यूशन वो रखता है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसके बाद एक तरीके का और क्वेश्चन आता है। देखिए यहीं पे अगर हम लोग यहीं पे अगर बात की जाए तो जहां पे सॉल्यूशन मिलेगा, अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो वहां पे क्या सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक। और जब सॉल्यूशन मिलता है, कोई भी सॉल्यूशन मिले, एक मिले, इनफाइनाइट मिले, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्साइडेंट। क्या बोलते, वो कॉन्साइडेंट तो वो हो गया, बोलते हैं ना कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ये क्या है, कंसिस्टेंट। और ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्साइडेंट है, तो यहां पर भी सॉल्यूशन मिल रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। और पैरेलल वाला क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें इक्वेशन दिए गए हैं और पूछा है बताइए कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो अगर वो यूनिक इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंट है, कॉन्साइडेंट है तो कंसिस्टेंट है, पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट है। समझ में आया। अगर सॉल्यूशन रखता है, चाहे यूनिक रखे चाहे इनफाइनाइट, तो वो कंसिस्टेंट होता है। अगर सॉल्यूशन नहीं रखता है, चाहे एक भी ना रखे ना, अगर सॉल्यूशन नहीं रखता है तो वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो सॉल्यूशन पे ही आपको वर्क करना है। मैंने थ्योरी आपको सारा बता दिया है किस तरीके से होगा, और आप लोग इसको नोट कर लेंगे। समझ में आया सबको। हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए अच्छा, एक दो क्वेश्चन हम लोग जो है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पे भी हम लोग कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पे भी हम लोग कर लेंगे, क्योंकि आपको प्रॉब्लम अगर ना हो तो बाद में, इसीलिए हम लोग पहले से कर लेते हैं कि जो आपको प्रॉब्लम ना करनी पड़े। अब इसके भी हम लोग दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे है हमारे पास 3/2, थर्ड का थर्ड एग्जाम्पल है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, और दूसरा है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14 है। अब हमको चेक करना है कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है या फिर कंसिस्टेंट नहीं है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो ठीक, अगर नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होगा। देखिए इसको जनरल फॉर्म में अगर राइट करें तो ये हो जाएगा 3/2x प्लस 5/3y, और 7 को इधर लाएंगे तो -7 इक्वल टू 0,
और ये हो जाएगा 9x माइनस 10y और माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन से a1/a2 निकालते हैं। a1 है 3/2 और a2 है 9, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 में कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18, 1 जा 6 जा, तो कितना आ जाएगा 1 में 6 आ जाएगा। समझ में आया। अगर b1/b2 निकाला जाए तो b1 की वैल्यू कितनी है 5/3 और ये कितना है -10। b2 की वैल्यू कितनी है -10। अगर 3 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 5/-30 और ये कटेगा तो -1 में 6 आ जाएगा। अब आप लोग देखिए a1/a2 1/6 आया और b1/b2 क्या आ गया -1/6। तो इसका मतलब a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि एक प्लस में है और एक क्या है माइनस में। तो यहाँ पे यही बोलेंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, हेंस इट इज इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। क्लियर, ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। समझ में आया। तो वहाँ पे जब सॉल्यूशन भाई वो सॉरी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो इंटरसेक्टिंग होता है ना, और जब इंटरसेक्टिंग होता है तो क्या बनता है, कंसिस्टेंट बनता है। सॉरी, इसके लिए ये क्या बनेगा, कंसिस्टेंट बनेगा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को लेते हैं, इसी पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, जैसे है 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8 है, और दूसरा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है। जो भी इक्वेशन दिया रहे आपको, जो भी लीनियर इक्वेशन दिया रहे, पहले उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब जो कांस्टेंट अगर इक्वल के उस साइड है तो आप लोग इस साइड ले लीजिए। समझ में आया। गलती नहीं होगा, वैसे भी नहीं होता, लेकिन जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, और ये है 2x प्लस, देखिए 2x प्लस 3y और -12 इक्वल टू 0 हो गया। सही है। अगर a1/a2 निकाला जाए 4/3 और ये आ गया 2 आ गया, समझ में आया। और 3 नीचे आ जाएगा तो 4/6 ये कटेगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो गया 2/3 हो गया। क्लियर। और ये फिर b1/b2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3, तो 2/3 हो गया। और c1/c2 निकालेंगे तो -8 में -12 माइनस माइनस हट जाएगा तो कटेगा, तो 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो a1/a2 भी 2/3, b1/b2 भी 2/3 और c1/c2 भी कितना है 2/3। जब तीनों रेशियो इक्वल होते हैं तो लाइन होती है कॉन्साइडेंट, और जब कॉन्साइडेंट होंगी तो सॉल्यूशन क्या होगा, कंसिस्टेंट। क्या होगा, कंसिस्टेंट। क्लियर, क्या होगा, कंसिस्टेंट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, मैं क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम की क्वेश्चन इसलिए नहीं ले रहा हूं कि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन मैं अलग से कराऊंगा, हर एक टॉपिक वाइज कराऊंगा, इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा। यहाँ पे मैं बस प्रैक्टिस करा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे। समझ में आया। वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन हैं उनके लिए मैं अलग से प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, उसके लिए मैं अलग से प्रैक्टिस कराऊंगा। हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा, कैसे समझना है, कैसे करना है, सब बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रैक्टिस चल रहा है आप लोग उसको करिए। कॉन्साइडेंट कैसे देखना है, इन सब किस तरीके से देखना है, रेशियो के तरीके से,
उन सबको हम लोग करेंगे। अब कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, जैसे जहाँ पे हमको कोई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना होता है ना, कोई कांस्टेंट की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना होता है। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है, वो जो इक्वेशन एक इक्वेशन है 2x + 3y = 7, और दूसरा इक्वेशन है a - b, फिर x है और प्लस a + b y है और = 3a + b - 2 है न। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू शायद आई होप आप लोग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा मैं सिंपल कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा मैं सिंपल कर देता हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ये राइट कर ले कि a + 1 और यहाँ पे x और यहाँ पे 6y, यहाँ पे क्या राइट कर दें, 6y = 17 राइट कर देते हैं। तो बताइए x a की वैल्यू क्या होगी, एक इक्वल टू क्या होगा इफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। क्या रहे? यूनिक सॉल्यूशन। क्या रहे? यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, b1/b2 होगा। एवरीवन क्लियर? यही होगा। अब a1 की जगह पे 2 रखेंगे, a2 की जगह पे a + 1 नॉट इक्वल टू b1 कितना है, 3/6, ये कटेगा तो 1/2, तो 2/a + 1 नॉट इक्वल टू 1/2, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई तो 4 नॉट इक्वल टू a + 1। तो जो a + 1 है वो नॉट इक्वल टू 4 है, 1 को उधर लेके जाएंगे तो a नॉट इक्वल टू 4 - 1, a नॉट इक्वल टू 3, यानी a की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकती है बट 3 नहीं हो सकती। क्लियर? अगर इंटरसेक्टिंग है तो a की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। समझ में आया? इस तरीके से क्वेश्चन जो आते हैं रेशियो पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं रेशियो पे वो क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रिक मेथड को स्टार्ट करेंगे। मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि हम लोग नेक्स्ट वाले में स्टार्ट करेंगे, तो लेकिन नेक्स्ट वाले में ये जो टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट था, छूट गया था, तो इसलिए इस टॉपिक को मैंने पहले करा दिया। अगले वाले वीडियो हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रिक मेथड में इलामिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम लोग सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है उसको एंड में करेंगे, सारे वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि आप लोग वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन मैं करा दूंगा, कर लोगे, लेकिन आप लोग खुद इक्वेशन नहीं बना पाते, भूल जाओगे सर ये डिजिट वाला नंबर कैसे करना है, ये क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे सोचना है। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को सोचना कैसे है, करना कैसे है, क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। तो जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होंगे उनके लिए मैं अलग से बताऊंगा, पहले एक बार मेथड कंप्लीट हो जाए और आपका प्रैक्टिस हो जाए कि इस मेथड पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर एवरीवन? तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।